करुणा क्या कर रही है? माँ की आवाज़ सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। करुणा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। अरे रुक, क्यों जाती है उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये सुनकर रामवती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और शोभा दोनों पक्की सहेली थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। करुणा बहुत ही गरीब घर से थी, तो शोभा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, कोई बहाना बना दे। शोभा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। करुणा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती। इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वो जब जाने लगती है, शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वो भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। शोभा करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर करुणा दरवाजा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर करुणा भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा लग रही थी। करुणा एकटक उसे देखे जा रही थी। शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देख तो अपनी सुध भूल ही गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार से कर दी करुणा ने। शोभा ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी। पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थी। शोभा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की। तभी शोभा ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो, लेटी रहो। मैं शोभा हूँ, करुणा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ है आपको? तभी करुणा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तू सुना, कब आई? आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था तो सोचा तुझसे मिलाऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया। ये सुनकर करुणा थोड़ा उदास हो गई। तभी रामवती ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है, रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज्यादा है। बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगती है। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच, माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब वो ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कैंसर है आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना।
फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। ये सुनकर करुणा रोने लगी। शोभा ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। उसकी क्या जरूरत थी। शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी। चाय पिला दे भई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है, माँ मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है, वो भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वो करण को फोन कर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर आ जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा करुणा से मिलने आती है। करुणा तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। करुणा ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। शोभा तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। शोभा को बहुत बुरा लगा। करुणा एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। करुणा ने लाचारी भरी नजरों से शोभा को देखा। शोभा तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई थी, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा वो दबा नहीं पाती। वो करण को फोन करती है। करण मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? नहीं, मेरी एक सहेली गांव में है। वो बेचारी मेरी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। करण कहता है चलो कल चलते हैं। मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी बात पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई? माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से नहीं मिल पाई। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी। वो बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वो जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार कर करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी। कुछ लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थी। करुणा, शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर करुणा की जैसी चीख निकल गई। शायद कोई शोक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी उभर कर सामने आ गई। करुणा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई।
शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें करुणा दोहरा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले आई, उसे बैठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई जो उसे बेचैन कर गई। करुणा के दिल की आवाज शोभा तक संदेश बनकर पहुंच गई थी। काफी देर बैठने के बाद शोभा ने पूछा, तूने कुछ खाया? शोभा, बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाए। लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? चिंता मत कर, मैं अभी यहीं हूँ, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई तब उसकी ताई से शोभा ने कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सुबह जरूर आ जाना। तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई। बड़ी हिम्मत बच गई है तुझसे। करुणा को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब करुणा का क्या होगा, ये सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। सुबह होते ही शोभा करुणा के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार करण का फोन आया। वो भी गांव आना चाहता था, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर शोभा ने कहा, करुणा, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन नंबर है, कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। शोभा शहर आकर वापस अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोभा किसी काम से अपनी माँ को फोन करती है, कैसी हो माँ, बहुत दिन हो गए आपसे बात करे। घर में सब कैसे हैं? बेटी, सब ठीक है, तू कैसी है? गांव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। देखती हूँ समय निकाल कर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर इन 2 महीनों में करुणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद करुणा की ताई उसके घर आई। करुणा अकेली बैठी है, क्या बात है? ठीक हूँ ताई जी, आप बताइए कैसी हैं? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई ना कोई आता जाता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। सुनकर ताई भी झेप गई। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती हैं, अरे बेटी, मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता, आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं है, माँ है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। करुणा का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दे। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। करुणा भी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने कहा, करुणा, 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे, तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी, ये कुछ पैसे रख ले, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। लेकिन ताई जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, घर में खाने को दाने नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती, जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। करुणा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रही। 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी, आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। नहीं ताई जी, वो बात नहीं है, अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है, कुछ दिन बाद लड़के वाले को बुला लेते। बेटी, तू चिंता
चिंता मत कर, तेरे ताया जी सब संभाल लेंगे, कहकर चल दी। करुणा बैठकर रोती रही। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब ना होता। अगले दिन करुणा एसटीडी बूथ पर गई और शोभा को फोन कर सारी बात बता दी। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। शोभा किसी तरह टाइम निकालकर पहुंच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। शोभा ने लड़के से कुछ सवाल पूछा जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। करुणा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की। फिर करुणा ने शोभा से अकेले में पूछा, शोभा, तू बता, तुझे क्या लगता है? करुणा, लड़का तो ठीक लग रहा है। तुझे ठीक लगा लड़का? शोभा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूंगी। करुणा, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। शोभा के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। कुछ ही दिनों में करुणा की शादी होने वाली थी। उसके ताऊ जी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। करुणा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से 2 दिन पहले शोभा भी आ गई। शोभा को देखकर करुणा की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराये ही नजर आ रहे थे। इसी कारण शोभा को करुणा की ताई जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाती थी। शोभा ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा लिया। जहां भी उसे कमी नजर आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। शोभा शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर करुणा को दिए तो करुणा बोल पड़ी, बहन, इसकी क्या जरूरत थी? तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। देख, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। ये सब सुनकर करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन, तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है तो कोई मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी? खबरदार जो बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। ये सुनकर करुणा और शोभा दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को करुणा के ताऊ जी करुणा के पास आए और बोले, बेटी, तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं, इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी शोभा बोली, ताऊ जी, ऐसा कौन सा बड़ा खर्च हो गया? इस शादी में ना हम दावत कर रहे हैं ना ज्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। शोभा की बात सुनकर ताऊजी ने गुस्से में देखा, तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं हो और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। करुणा ने शोभा को चुप कराते हुए कहा, ठीक है ताऊ जी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इस बहाने घर की साफ सफाई होती रहेगी। ये सुनकर ताऊ जी ने घूर कर शोभा की ओर देखा, फिर करुणा के सर पर हाथ फेरकर वापस चले गए। करुणा, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है। करुणा ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, जाने दे शोभा, क्या कर सकते हैं, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। शोभा चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो करुणा फूट फूट कर रोने लगी। शोभा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। करुणा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। शोभा करुणा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे।
कैसे नए घर में रहेगी। उसे वहाँ कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद करुणा की विदाई हो गई। करुणा को विदा करके भारी मन से शोभा भी वापस अपने घर आ गई। शोभा की माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक से निपट गया ना? हाँ माँ, सब ठीक था, बस करुणा बहुत रो रही थी। ये सुनकर शोभा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। शोभा भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर करण को उसने सारी बात बताई। करण ने कहा, ठीक है शोभा, जब भी फुर्सत हो उससे मिल आना, और रही बात बुलाने की तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। शोभा को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर करुणा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है। गांव में घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी हैं। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थीं। तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश पड़ा है। करुणा उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है, कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया, तू अंदर चल। करुणा अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लिपा गया फर्श, जिस पर एक चटाई बिछी थी, करुणा को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद करुणा से पूजा करवाई गई। करुणा की सास करुणा से सारे रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निपटकर एक औरत ने करुणा से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। वो एक तकिया दे गई। जाते समय दरवाजा बंद कर गई। करुणा तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। करुणा की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोलकर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने कमरे की लाइट जलाई। फिर वो करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाई जाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद करुणा और उसके पति रमेश को औरतें एक कमरे में छोड़ आई। रमेश ने करुणा से कहा, देखो इस घर में तुम्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की हैं। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बंटी कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दूँ। करुणा सब कुछ सुन रही थी। उसे अब बहुत सुकून मिल रहा था। करुणा को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताई ताऊ जी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। शोभा का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब रमेश वापस आते तभी शोभा करुणा से बात करती थी। एक दिन शोभा ने कहा, करुणा मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर भी लाना चाहती हूँ। शोभा मैं अभी नहीं आ सकती, दरअसल सर्दी का समय है, मुझे उन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है। मेरी सास से ज्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह जमीन खरीद ली थी। उस जमीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। शोभा और करण काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें करुणा का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वो सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। शोभा और करण दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना, इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच ना तो करुणा का फोन आया, ना शोभा ने उसे फोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन शोभा अपने घर में बैठी थी, तभी उसे करुणा का ध्यान आया। शोभा ने अपने पति करण से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में करुणा को बिल्कुल भूल ही गई और ना ही उसका फोन आया। करण ने कहा, क्या करे शोभा, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली।
चलो अब फोन कर लो। शोभा ने फोन मिलाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो। कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर करुणा से बात करवा दे। अगले दिन भी शोभा फोन करती रही लेकिन फोन स्विच ऑफ था। शोभा एक बार भी करुणा के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वो पता कर सके। कई दिन तक जब करुणा से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो शोभा ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वो हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई, पूरे 2 साल बाद आई है। शोभा माँ के गले लग गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। अब जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गई। शोभा ने पूछा, माँ करुणा के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं बेटी, उसके ताऊ ताई तो ढंग से बात करते नहीं हैं, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ाकर उसका ताऊ मजे कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। क्या मैं एक बार उसके ताऊ ताई से मिलकर पूछूं? शायद उन्हें पता हो, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते थे, तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे। और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उसे पगफेरे के लिए तो बुलाया ही नहीं आज तक। वो इस गांव में आई ही नहीं, न यहाँ से कोई गया उससे मिलने। लेकिन शोभा नहीं मानी। वो करुणा के ताऊ के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया, उसकी ताई ने दरवाजा खोला। अरे शोभा, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? ताई जी, करुणा की कोई खबर है क्या आपको? कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा। ताई ने कहा, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में शादी की है कि राज कर रही होगी। अब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है? एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने भी नहीं आई। शोभा उदास हो जाती है, फिर भी वो पूछती है, ताई जी आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ शहर गए हैं। करुणा की ताई ने टाल दिया। शोभा निराश होकर वापस आ गई। एक दिन शाम के 6 बजे शोभा हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी, तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो शोभा ने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से शोभा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ करुणा की आवाज सुनकर शोभा चौंक गई। करुणा बुरी तरह रो रही थी। करुणा, तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बता, तेरे पति ने कुछ कहा है क्या? मुझे बता तो सही क्या हुआ? लेकिन करुणा बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, शोभा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांग कर रही हूँ, तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तू चिंता मत कर, वहीं रुक, हम बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। तू जिनका फोन है उनसे मेरी बात करवा दे। करुणा ने चाय वाले भैया को फोन दे दिया। भैया आप यही बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुँच रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, ये बहन जी बहुत देर से रो रही हैं, मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। शोभा ने फटाफट करण को फोन किया। करण सारे काम छोड़कर शोभा के पास पहुंच गया। फिर दोनों करुणा के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी करण ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा, मेरा दोस्त सुनील वहीं रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। तुम्हारे पास करुणा की फोटो हो तो मुझे दे दो। करण ने सुनील को फोन किया। सुनील, तेरी हेल्प चाहिए थी, तू अभी गांव के बस स्टैंड पर चला जा, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूँ। ये शोभा की दोस्त है, बहुत परेशान है, हम वहाँ आ रहे हैं, जब तक हम आए उसका ख्याल रखना, कोई उसे नुकसान न पहुँचा पाए, बस हमारे आने तक संभाल ले। भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करवा दूंगा। ये सुनकर करण और शोभा को थोड़ी शांति मिली। सुनील बाइक से फटाफट करुणा के पास पहुंच गया। वो
चाय वाले के पास पहुंचकर करुणा वहीं थी, लेकिन वो उसे पहचान ना सका। शोभा ने जो फोटो भेजी थी वो करुणा की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने करुणा की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमजोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि वो वही है। बहन, मुझे शोभा ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो भी आ रही है। ये सुनकर करुणा रोने लगी। भैया, मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। सुनील ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं अभी आया। सुनील चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट करुणा के लिए लाया। करुणा चाय पीने लगी। जब वो चाय पी चुकी तब सुनील ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सुनील ने करण का नंबर डायल किया और करुणा को दे दिया। दूसरी तरफ शोभा बोल रही थी। करुणा, अब बता क्या बात है? करुणा बहुत डरी हुई थी, उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वो बोली, बहन, बस तू जल्दी आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। यह कहकर करुणा ने फोन सुनील को पकड़ा दिया। भैया, इसने कुछ बताया क्या? भाभी, ये बहुत डरी हुई है। इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है। हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। आप आराम से आ जाओ। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बचपन की सहेली है। 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस कुछ देर और इसका ध्यान रख लीजिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे भाभी, ये भी तो मेरी बहन जैसी है। आप चिंता मत करें, आराम से आए। शोभा ने फोन काट दिया और करण से बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? उसका पति कहाँ है? करुणा ने बताया था कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। शोभा, चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम। फिर करुणा से अच्छे से पूछ लेना, फोन पर ना वो बता पाएगी ना तुम कुछ समझ पाओगी। वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वो अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहाँ पहुँच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। शोभा बहुत परेशान थी। हे भगवान, करुणा मिली तो किस हाल में? बेचारी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि उसके माता पिता है नहीं और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अरे, अपने साथ शहर ही ले जाता। करण और शोभा इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। शोभा जैसे ही करुणा के पास पहुंची, वो उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी करुणा। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो शोभा उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, करुणा। करुणा जो अभी सर झुकाए बैठी थी, शोभा की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वो शोभा को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन, तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शोभा ने करुणा को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ। अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे ना तो तेरी ससुराल का पता मालूम था, ना तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में शोभा ने सब कह दिया। करुणा बस रोए जा रही थी, वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने कहा, शोभा, इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ बात मत पूछो, यहाँ से निकलते हैं, घर पहुंचकर बात करेंगे। ये बहुत डिप्रेशन में है। शोभा ने हाँ में सिर हिलाते हुए करुणा को गाड़ी में बिठाया। करुणा को गाड़ी में बिठाकर शोभा और करण ने सुनील का धन्यवाद किया और करुणा को लेकर घर की ओर चल दिए। करुणा और शोभा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थी। शोभा ने करुणा का हाथ पकड़ रखा था। करुणा बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। शोभा ने कहा, करुणा, बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। यह सुनकर करुणा थोड़ा सा सहज हुई। शोभा ने पानी की बोतल करुणा की ओर बढ़ाई। करुणा ने पानी पिया। फिर वो कुछ देर बाद आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो।
करुणा, तू ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहना शुरू किया। शोभा, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च यही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा भी हो जाता, जिसे तेरे जीजा जी निपटाते, पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवाकर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वो घर पर नहीं है, तो वो जबरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा कर रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। ये कहकर करुणा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहा, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति भी चली गई। पूरे घर में रोना पीटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वो तो एक ही बात बोले जा रहा था, घर की तलाशी लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो लोग वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, ये कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुसी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊं भी तो किसके लिए, लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को बिजी रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास मेरे पास आई और बोली, करुणा, जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के यहाँ रहते सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी, तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन माँ वो नहीं मानी तो उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर ना कहीं भागने लायक रहेगी ना किसी को कुछ बताने लायक। मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई, कहकर करुणा रो पड़ी। उसे रोता देखकर शोभा भी रोने लगी। हे भगवान, तू इतना सब सहती रही, मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। करुणा ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं करुणा, मेरे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। करुणा शोभा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर शोभा उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर बाद करुणा को जैसी नींद आ गई। करण, तुमसे पूछे बगैर मैंने करुणा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया। तुम्हें
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? कैसी बात करती हो शोभा, मुझे तो खुशी है, हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। शोभा ने करुणा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण करण तो सो गया, लेकिन शोभा की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन करुणा सोकर उठी। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी शोभा उसके कमरे में आती है। कैसी है करुणा, क्या हुआ, सिर पकड़ने क्यों बैठी है? कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा फटाफट गई और उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे करुणा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। करुणा तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझे मिल नहीं पाई थी। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग 2 जरूर सुने। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।